जो नंबर्स का जो चैप्टर है आप लोगों का, उसमें जो एग्जामिनर के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, जो 6 मेन कंपोनेंट्स हैं नंबर्स चैप्टर में, जो एग्जामिनर हर साल उस एरिया को टेस्ट कर रहा होता है, जिसको हम बारी बारी सारा स्टडी करेंगे। तो जो नंबर 1 चैप्टर टॉपिक है, कंपोनेंट नंबर 1, इज रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। ठीक है ना? ये एरिया जो है इसको एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम C1 के अंदर टेस्ट कर रहा होता है। ठीक है? अच्छा, रैशनल इरैशनल क्या चीज होती है, उसके बारे में अभी हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि नंबर्स चैप्टर में एज आई सेड कि जो 6 मेन कंपोनेंट्स हैं, वो जो चीजें आप लोग को पक्की पक्की आनी चाहिए, वो क्या क्या है। ठीक है? तो नंबर 1 इज रैशनल एंड इरैशनल नंबर। Rational and irrational number is basically one of the categories of numbers. आप लोग को पता है, आप लोग के CIs के अंदर टोटल कैटेगरीज ऑफ नंबर्स जो आप लोग को आनी चाहिए वो कितनी है? टोटल कैटेगरीज ऑफ नंबर्स जो आप लोग को आपके CI सिलेबस के अंदर आनी चाहिए, या टोटल टाइप्स ऑफ नंबर्स आप कह रहे हैं जो आपको पक्के पक्के फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, वो कितने हैं? एनीवन? Fourteen types. There are 14 types total. 14 types in total. ठीक है? 14 types हैं in total. और 14 types में से आपको ये जो रैशनल इरैशनल है, इट्स जस्ट वन ऑफ द टाइप्स जो हम डिटेल में समझेंगे, बिकॉज ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, जिसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको मुझे जो है अच्छे से क्लैरिफाई करना है। नंबर 2 कॉम्पोनेंट, जो सेकंड कॉम्पोनेंट जिसपे एग्जामिनर आपको टेस्ट करता है, जो रिपीटेड है, दैट इज prime factorization. Prime factorization and LCM and HCF. ठीक है? लेकिन मिस LCM HCF तो बिल्कुल बेसिक है। फिर हम क्या पढ़ेंगे? LCM HCF हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब हम क्यों पढ़े? ये जो माइंडसेट है ना, जो जिसमें आप लोग ये सोचते हैं कि भाई ये वाले चैप्टर्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, LCM HCF बहुत इजी है, यही सबसे बड़ा ब्लंडर होता है जो बच्चे सोचते हैं कि मिस ये तो हम आराम से कर लेंगे। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपको बेसिक LCM HCF एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं करता, इसके अंदर एग्जामिनर आपको बहुत ट्विस्ट करके सवालात देता है, और वो जो सवालात है ना, मेरा जो मकसद है वो सवालों की क्लैरिफिकेशन, वो सवालों का कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई करना है, उसकी फॉलो प्रैक्टिस करवानी है। ठीक है? तो LCM HCF लाइट नहीं लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने बिल्कुल लाइट नहीं लेना, उसको आपने समझना है। और एज आई सेड कि ये वाला जो टॉपिक है आपका P1 का टॉपिक है, तो P1 के अंदर आपको अच्छे से इन कॉन्सेप्ट से ग्रिप होनी चाहिए P1 के लिए। ठीक है? इसके बाद नंबर 3 कंपोनेंट जो एग्जामिनर का फेवरेट कंपोनेंट है, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर्स एंड क्यूब। परफेक्ट स्क्वायर्स एंड क्यूब। ठीक है? परफेक्ट स्क्वायर्स एंड क्यूब is the number 3rd most favorite component of the chapter numbers. Number 4 is integers. ठीक है? जिसमें हम बात करेंगे integers. Integers हम सबको पता है पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर्स होते हैं, तो क्या ये बस पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स से रिलेटेड सवाल आता है मिस? नहीं। इंटीजर्स इतना बड़ा टॉपिक है कि इसमें एग्जामिनर आपसे टेम्परेचर रिलेटेड क्वेश्चंस भी करता है, टेम्परेचर रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। ठीक है? और टेम्परेचर के सवालात आसान नहीं होते। ठीक है ना? उसको समझना पड़ता है, जब समझ आ जाता है ना कॉन्सेप्ट, फिर बहुत आसान है। जब हर चीज की टेक्निक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है तो फिर बड़ा आसान है। तो नंबर 1 टेम्परेचर इसमें आ जाता है, और इसके अलावा इसको इंटीजर्स को हम डायरेक्टेड नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है ना? डायरेक्टेड नंबर्स यानी कि जो आप लोग का CI का सिलेबस है, CI के सिलेबस में आप देखें, आपको ये वाला जो एरिया दिया हुआ है डायरेक्टेड नंबर्स। ठीक है ना? डायरेक्टेड नंबर्स अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि डायरेक्टेड नंबर्स क्या होते हैं। तो डायरेक्टेड नंबर्स जो होते हैं वो बेसिकली आपका इंटीजर्स ही कहलाता है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स, जिसमें आपके टेम्परेचर के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर पूछता है। ठीक है ना? टेम्परेचर का पूरा एक हैंड आउट है जो आई विल बी डूइंग विद यू गाइस,
सही है। इसके बाद जो फिफ्थ कंपोनेंट है जिसमें एग्जामिनर आपको नंबर्स चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट करेगा, ठीक है, दैट इज आफ्टर इंटीजर्स वी विल बी डूइंग estimation and approximation. Again, P1 component repeated question है, favorite question examiner का, सारे repeated questions है। अगर इन टॉपिक्स पर आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो गई तो समझो कि आप सारे पास पेपर्स नंबर्स के कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद नंबर 6 जो लास्ट कंपोनेंट एग्जामिनर टेस्ट करता है दैट इज बोर्ड मार्क्स। अच्छा, बोर्ड मार्क्स दो कैटेगरीज के आते हैं एग्जाम के अंदर। एक होता है बोर्ड मार्क्स विद नंबर 1 और नंबर 2 बोर्ड मार्क्स विद डेसिमल नंबर, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट जो हमने 6 कंपोनेंट पढ़े, इस पर हम बारी बारी करके बात करेंगे और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। तो रैशनल इरैशनल नंबर्स नंबर 1, नंबर 2 प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम एचसीएफ, नंबर 3 इज परफेक्ट स्क्वायर्स एंड क्यूब, देन नंबर 4 इज इंटीजर्स को हम डायरेक्टेड नंबर्स भी कहते हैं, और मोस्टली क्वेश्चन जो इंटीजर्स से रिलेटेड आते हैं वो होते हैं टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 5th कैटेगरी जो है वो है एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। एस्टिमेशन अप्रॉक्सीमेशन के लिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट बहुत फॉलो होना चाहिए, जिसका मैं एक फ्लो चार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगी फर्दर जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। एंड लास्टली इट्स बोर्ड मार्क्स। आई नो बोर्ड मार्क्स आप लोग सब करते हुए आ रहे हो, लेकिन ट्रस्ट में जो टेक्निक्स मैं आप लोग के साथ आगे डिस्कस करूंगी डेसिमल नंबर्स की, तो वो आपके लिए चीजें P1 कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करना आसान हो जाएगी उन टेक्निक्स से। तो स्टार्ट करते हैं रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स से। नंबर 1, आई होप ये सब आप लोगों ने लिख लिया है अपने पास अपने रजिस्टर्स के अंदर, और इसको अगर पहले कॉपी कर लिया तो मुझे थम्स अप शो करो एंड देन आई विल मूव ऑन। ऑलराइट, so let's start with rational and irrational जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है। रैशनल एंड इरैशनल नंबर की हेडिंग डालें आप लोग। रैशनल इरैशनल नंबर पहले समझते हैं कि ये होते क्या है, फिर हम करेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, ठीक है, जो रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो रैशनल इरैशनल स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में आप देखें कि एक वर्ड दिया हुआ है रेशो, ठीक है, दिस वर्ड इज रेशो। रेशो का मतलब होता है फ्रैक्शन, ठीक है, रेशो का मतलब होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हम लोग यूजुअली किस तरह से लिखते हैं, फ्रैक्शन, और हम फ्रैक्शन किस तरह से लिखते हैं, हम लिखते हैं लाइक 3/4, 4/3, 5/6, 6/5, ठीक है। So rational numbers are those numbers that can be expressed as a ratio or as a fraction, ठीक है, they are basically the fractions। सबसे आसान लफ्जों में सिंपल वर्ड, रैशनल नंबर्स वो वाले नंबर्स जो कि फ्रैक्शंस होता है। तो मिस अगर कभी एग्जाम में होल नंबर आ जाए, लेट्स से अगर कोई नंबर आ रहा है 2, 3, 5, तो क्या वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में जाएगा? 2, 3, 5 are they going to come in the category of rational numbers? Yes, the whole numbers also come in the category of rational numbers, ठीक है। तो क्यों मिस आपने तो अभी बताया कि फ्रैक्शन होते हैं, ये रैशनल नंबर्स तो आपने अभी बताया कि फ्रैक्शन होता है, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि ये जो होल नंबर्स है वो भी रैशनल नंबर होगा? तो वो इसलिए क्योंकि होल नंबर्स यूजुअली आपके जो होते हैं वो उसके नीचे अगर कुछ भी नहीं होता डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में यूजुअली क्या होता है? 1, ठीक है ना। तो आई नो दैट इज इनविजिबल, बट ये आप कह सकते हो ना कि 2/1 हो गया, 3/1 हो गया, 5/1 हो गया, तो दे आर बेसिकली फ्रैक्शन। यस, वेरी गुड, रिजल्ट ऑफ अ फ्रैक्शन, वेरी गुड फलक, गुड आंसर। तो that's why whole numbers would also go under the category of rational number। अच्छा, अब ये समझ नहीं आएगा ना कि रैशनल क्या होता है, तो फिर इरैशनल में कंफ्यूजन होगी, so you have to be very very alert, ठीक है। तो रैशनल नंबर में मैंने आपको क्या बताया, नंबर 1
कि सारे वो वाले numbers, all the numbers which are fractions are rational numbers, okay, and they are also the whole numbers. अच्छा miss, how about 1.5, how about 3.4, how about 5.6? ये जो सारे डेसिमल नंबर्स हैं, तो क्या ये रैशनल की कैटेगरी में जाता है? क्या ये रैशनल की कैटेगरी में जाता है? यस। अगर कोई ऐसा डेसिमल नंबर आ जाए, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। अच्छा मिस, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? व्हाट आर टर्मिनेटिंग डेसिमल? टर्मिनेटिंग डेसिमल, देखो टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है स्टॉप, ठीक है ना? तो एनी डेसिमल जो कि स्टॉप हो रहा है, एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो रहा है, इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस डेसिमल, लाइक इट्स नॉट 1.55555 और इट्स नॉट लाइक 3.444, ठीक है ना? यानी रिपीटेड डेसिमल नहीं है, इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट हैज एन एंड, यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है ना? तो ये सारे जो डेसिमल नंबर्स होते हैं जो कि एंड हो रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑल्सो फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर्स, ओके? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जो कि ये मैंने ऊपर आपको एग्जांपल्स दी सारी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की हैं, 1.5, 3.4, 5.6, तो ये वाले ऑल्सो जो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है? तो रैशनल नंबर्स में हमने तीन मेन चीजें पढ़ी। सारे फ्रैक्शंस रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 हमने क्या पढ़ा? नंबर 2 हमने पढ़ा कि जितने भी आपके होल नंबर्स होते हैं वो भी रैशनल की कैटेगरी में जाते हैं। नंबर 3 जो हमने चीज पढ़ी वो पढ़ी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स सारे रैशनल की कैटेगरी में जाते हैं। तो तीन चीजें रैशनल नंबर्स से रिलेटेड आपको याद रखनी है। नंबर 1 फ्रैक्शंस, नंबर 2 होल नंबर्स एंड नंबर 3 टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नाउ कमिंग टू इरैशनल नंबर्स। अच्छा, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑफ कोर्स द ऑपोजिट ऑफ रैशनल, ठीक है? रैशनल में जो जो चीजें बताई ना, सबका ऑपोजिट कर दो, वो सब इरैशनल में जाएगा। अच्छा, मैं ऑपोजिट का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि ये जो आप इरैशनल बता रही हैं, तो आप कह रही हैं कि ये तो रैशनल का ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट में क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप सुनना गौर से, ठीक है ना? जब ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो आगे एग्जाम्पल क्वेश्चन समझ आएंगे। और ये मैंने एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। रिपीटेड क्वेश्चंस को थॉरोली हमें करके जाना है, ठीक है? छोड़ना नहीं है, फुल मार्क्स गेन करना है C1 के अंदर, ओके? तो इरैशनल पे अगर हम बात करें तो इरैशनल में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? इरैशनल नंबर्स में irrational numbers, it was rational, irrational numbers। अच्छा, ऑपोजिट मतलब यानी कि डेफिनेटली फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है? फ्रैक्शन के अलावा कोई भी नंबर हो जाएगा, मगर वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता। अच्छा, इरैशनल में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि इरैशनल में आपका जो भी नंबर जो कि आपका अंडर रूट के अंदर है, ठीक है ना? कोई नंबर जो अंडर रूट के अंदर आए लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, ठीक है? इट शुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। लाइक फॉर एग्जांपल, इरैशनल नंबर को एड मैथ वाले स्टूडेंट, अगर यहाँ कोई एड मैथ वाला है तो उसको हम सर्ड्स भी कहते हैं, लेकिन दैट इज प्योरली फॉर एड मैथ स्टूडेंट्स, नॉट योर कंसर्न, ठीक है? तो लेट्स से अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर 3 आ रहा है, ठीक है, या फिर अंडर रूट के अंदर आपका 4 आ रहा है, या फिर अंडर रूट के अंदर आपका अच्छा 5 आ रहा है, we can't have 4। ये 3 मैंने आपको अंडर रूट नंबर की कैटेगरी दी, लेकिन इसमें से अंडर रूट 3 तो इरैशनल की कैटेगरी में जाएगा, अंडर रूट 5 इरैशनल की कैटेगरी में जाएगा, लेकिन अंडर रूट 4 नहीं जाएगा। रीजन बीइंग कि ये जो 4 है इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो आपका कभी भी इरैशनल की कैटेगरी में नहीं जाता। दिस परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर वो वाले नंबर होते हैं जो कि दो सेम नंबर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको ये वाला रिजल्ट देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 2 into 2 gives you a 4, so the result that you get after multiplying two same numbers are perfect square, ठीक है? these are perfect square। तो परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं वो आपके इरैशनल कैटेगरी में नहीं जाएंगे।
अच्छा, इस तरह का कोई नंबर अगर आ जाए, सपोज करो इस तरह का कोई नंबर आ जाए 2√3, है ना, वो किस कैटेगरी में जाएगा? 2√3, which category would it fall into? 2√3, rational or irrational? 2√3, yes, कौन बताएगा? Go in the category of irrational number. तो यहाँ तक सारी बात समझ आ गई कि रैशनल नंबर क्या होता है और इरैशनल नंबर क्या होता है। इस पूरे एरिया में अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करने से चीजें समझ आएंगी, क्लियर होंगी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा तो वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी और चीजें आगे मजीद फिर मसला करेंगी। तो जल्दी जल्दी से पूछ लो अगर कोई क्वेश्चन है, वरना आई मूव अहेड। ठीक है, इरैशनल में हमने दो चीजें पढ़ी, अंडर रूट के अंदर होना चाहिए, नंबर 1, नंबर 2 इट शुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज इट, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं एग्जांपल क्वेश्चन की तरफ। तो द फर्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन जो कि इरैशनल नंबर से रिलेटेड है, दैट इज स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इरैशनल। ठीक है, अब इसमें से आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका 1 मार्क क्वेश्चन, और आपसे बोला हुआ है कि इसमें से कौन कौन से नंबर्स इरैशनल। चले हम लोग इस तरह से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2√3। ठीक है, 2√3, अभी यही एग्जांपल मैं आपको ऊपर देकर आई थी। देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको यही वाली एग्जांपल ऊपर दी थी और मैंने आप लोगों से कहा था कि ये इरैशनल की कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है, तो 2√3 जो है वो इरैशनल है, तो पहला तो ऑप्शन हमारे पास हो गया 2√3। ठीक है, और देखते हैं, पाई की तरफ आते हैं। पाई को देखते हैं। देखो पाई जो है, पाई की ओरिजिनल वैल्यू जो है, पाई की अगर ओरिजिनल वैल्यू की बात की जाए कैलकुलेटर पर, ठीक है ना, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 3.14159265 सही है। अच्छा, इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, इट्स सच अ बिग नंबर, और इतने बड़े नंबर में आप मुझे बताओ क्या ये कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है? डू यू गाइस थिंक दैट इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल? यस, इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने आप लोगों से क्या कहा था? मैंने आप लोगों से ये कहा था कि जो रैशनल नंबर है उसमें हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो डेसिमल स्टॉप हो जाते हैं, जो कंटिन्यूस डेसिमल्स नहीं होते। तो डेफिनेटली ये जो पाई है, अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो ये जो वैल्यू है वो है नॉन टर्मिनेटिंग, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, राइट? तो नॉन टर्मिनेटिंग डेफिनेटली इरैशनल की कैटेगरी में जाएगा, तो मैं यहाँ पर भी पाई लिखूंगी। पाई वुड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इरैशनल, यानी कि पाई जब आपको ऐसे ओरिजिनल फॉर्म में दिया हुआ होगा, डेफिनेटली ये आपका इरैशनल की कैटेगरी में जाएगा। लेकिन मिस यहाँ पर ये देखें 22/7 भी लिखा हुआ है, 22/7 भी तो पाई होता है, तो क्या हम इसको भी इरैशनल की कैटेगरी में लेंगे? 22/7 क्या हमें इरैशनल की कैटेगरी में लेना चाहिए? We can't because it's a fraction। जब फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन तो ऑब्वियसली रैशनल होता है, और अभी हम यहाँ पर इरैशनल नंबर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वी कांट टेक 22/7 इरैशनल के अंदर, बिकॉज ये एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन आप रैशनल नंबर में लेते हो, इरैशनल में नहीं लेते। ठीक है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे बिकॉज इट इज अ फ्रैक्शन, वी आर गोइंग टू अवॉइड दिस। अच्छा, ये क्या है? √2 into √8, थोड़ा सा वियर्ड है ना, लुक अ लिटिल वियर्ड, बट कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो सब आ जाएगा, है ना। तो √2 into √8 को अगर आप सॉल्व करो तो ये होगा √16, 2 × 8 √16। अच्छा, अब जब अंडर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, अंडर रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो वो आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो इरैशनल में तो नहीं आता ना, बिकॉज इसका आंसर तो 4 आएगा।
4 होता है एक होल नंबर, ठीक है ना, 4 एक होल नंबर होता है। तो जो होल नंबर है वो आपका इरैशनल कैटेगरी में नहीं जाता, बल्कि वो एक रैशनल नंबर होता है। जैसे मैं भी आपको ऊपर सारा कॉन्सेप्ट देकर आ गई, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो हो गया वो फाइनल आंसर हो गया 2√3 and 5. This is our final answer. Please copy this question, and if you have any confusion, please ask. कोई सवाल यहाँ तक? State which of the following are irrational numbers. Again देखो सेम, ये मैंने पास पेपर से उठाया क्वेश्चन, तो ये वाला जो क्वेश्चन था आप देख रहे हो ना कि रिपीटेड क्वेश्चन है। तो लेट्स डू दिस वन। इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स यानी कि अंडर रूट फॉर्म में होना चाहिए, नंबर 1, नंबर 2 परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 22/7। 22/7 एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शंस जो होंगे वो आपके फ्रैक्शंस जो होंगे वो डेफिनेटली इरैशनल कैटेगरी में नहीं जाएंगे। अच्छा, 3√2, 3√2 देखो रूट के अंदर है, इन द अंडर रूट फॉर्म, अंडर रूट फॉर्म के साथ साथ आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो डेफिनेटली जो पहला नंबर है वो होगा 3√2। अच्छा, अब इससे आता है √3 इंटू √12, √3 इंटू √12, इसका आंसर मुझे कौन बताएगा? √3 इंटू √12, व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दिस? 3 इंटू आई जस्ट सेड कि मुझे आंसर बताओ, मैंने ये थोड़ी कहा था कि मुझे ये बताओ इरैशनल इरैशनल है, मैंने कहा इसका सिर्फ आंसर बताओ, ठीक है। तो एक जो आंसर मुझे आया है वो आया है 6, and 6 is the correct answer since √3 into √12 is going to give you √36, which is equal to 6, ठीक है ना। 3 12s are 36, which is 6, and 6 is a whole number, तो whole number जो है वो हमारा irrational की कैटेगरी में नहीं जाता, irrational कैटेगरी में whole number नहीं जाएंगे, and that is why we are not going to choose, we have to avoid. This is a rational number basically, सही है। और पाई, अच्छा, पाई जब भी ओरिजिनल फॉर्म में होगा, ये कॉन्सेप्ट मैं भी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में समझा के आ चुकी हूँ कि जो पाई की ओरिजिनल वैल्यू है दैट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो जब भी पाई ऐसे लिखा हुआ आएगा बस हमेशा आपने इरैशनल में ले लेना, ठीक है। तो पाई आप जब भी ऐसे देखोगे यू हैव टू टेक इट एज इरैशनल नंबर। तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 3√2, 5, ठीक है। So I hope this question is clear. What special kind of number is √89? This is a 1 mark question. अच्छा, ये भी irrational rational numbers की कैटेगरी में से है, और आपको बोला हुआ है what special kind of number. Special is the key word over here, and √89, √89। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आंसर लिख के आ जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर है। आंसर लिख के आ जाते हैं इंटीजर, विच इज रॉन्ग, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसका आंसर इंटीजर नहीं हो सकता। इंटीजर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर कीवर्ड स्पेशल मेंशन्ड है, और इंटीजर जो है वो एक बहुत ब्रॉड आंसर है। इंटीजर में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो पहली बात तो ये कि ये नंबर इंटीजर हो भी नहीं सकता, ठीक है। दूसरा जो एक आंसर लिख के आते हैं वो आते हैं रियल नंबर, which is again an absolutely wrong answer, ठीक है। रियल नंबर भी आप नहीं ले सकते इसमें, क्योंकि रियल नंबर अगेन एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, ठीक है। रियल नंबर में आपके अंडर रूट भी आ जाते हैं, आपके पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, सारे डेसिमल नंबर, सारे नंबर जो होते हैं मैथ्स के अंदर जितने भी नंबर्स हैं सबके सब रियल नंबर में आ जाते हैं। तो रियल नंबर एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, और आपको बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन किया गया है, स्पेसिफिक आंसर देना है। हम सबको पता है कि जो भी नंबर अंडर रूट के अंदर आएगा, और अंडर रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 89 देखो, 89 क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर है? 89 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इसको इरैशनल की कैटेगरी में, इरैशनल नंबर की कैटेगरी में ले सकते हैं, है ना। इरैशनल नंबर की कैटेगरी में हम इसको ले सकते हैं।
तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, इरैशनल नंबर। दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक आंसर जो कि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट थी, स्पेशल काइंड। अगर वो ये कहता ना, सिर्फ अगर वो स्पेशल का वर्ड ही मेंशन ना करता, अगर वो कहता व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज अंडर रूट 89, तो यस यू कुड कंसिडर रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर आप लिख सकते थे, बिकॉज उस वक्त आप ब्रॉड कैटेगरी के अंदर आंसर दे सकते थे अगर स्पेशल का वर्ड मेंशन नहीं होता। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि स्पेशल पूछा है तो स्पेसिफिक, यू हैव टू गिव आंसर in a very specific way, so be specific, okay? और आपका आंसर हो जाएगा irrational number। तो आप लोग इसको कॉपी करें। This was our third question of rational and irrational number। और यदि कोई चीज समझ नहीं आई इसमें तो आप प्लीज पूछें। Write down an irrational number between 1 and 2, okay? And ठीक है, this is the keyword and, पहले तो अच्छा, एंड क्यों मिस, एंड क्यों कीवर्ड है, क्योंकि इसमें आंसर एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आंसर एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमें क्योंकि एक ही नंबर पूछा है तो हम यहाँ पर एक आंसर देंगे। ठीक है, वैसे इसके अंदर एक से ज्यादा आंसर हो सकता है। अच्छा, जिन लोगों के पास मेरी बुकलेट है वो प्लीज इसके अंदर देखें, जो नंबर्स के पास पेपर क्वेश्चन है ना, नंबर्स के जो पास पेपर क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप पेज नंबर चेक करो। जिसके पास बुकलेट है उसमें ये एक क्वेश्चन है, पास पेपर क्वेश्चन में ही ये वाला क्वेश्चन है, तो आप वही बुकलेट के अंदर ही अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, कौन सा पेज नंबर है देखकर मुझे बताओ, चेक करो। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं, राइट डाउन एंड इरैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। ओके, 1 एंड 2 के बीच में इरैशनल। इसको अटेम्प्ट करने का तरीका सुनो। जब भी एग्जामिनर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछे ना कि एक इरैशनल नंबर बताओ बिटवीन 2 होल नंबर, तो उन 2 होल नंबर्स को अंडर रूट के अंदर कन्वर्ट कर लो। ठीक है, पेज नंबर 172 सही है। जिनके पास बुकलेट है वो प्लीज पेज नंबर 172 पर ये वाला क्वेश्चन खोलें और उसमें ही अटेम्प्ट करें। ठीक है, अच्छा, 1 एंड 2, जब भी सवाल ऐसा आए कि आपको एक इरैशनल नंबर पूछा हुआ हो और वो 2 होल नंबर्स के बीच में हो, तो उसकी टेक्निक ये है कि उन 2 होल नंबर्स को अंडर रूट के अंदर कन्वर्ट कर लो। अंडर रूट के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमने लिखा अंडर रूट। अच्छा, ये 1 जो है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं अंडर रूट 1, तो व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ अंडर रूट 1, बताओ। अंडर रूट 1 का आंसर क्या होगा, अंडर रूट 1 वुड बी इक्वल टू व्हाट, 1 ओनली, है ना। अंडर रूट 1 का आंसर 1 ही आएगा। इसी तरह अगर हम देखें, देखो मैंने 1 को कैसे कन्वर्ट करा, क्योंकि 1 जो है वो बेसिकली दिस इज द आंसर ऑफ दिस नंबर। यहाँ पे अंडर रूट 1 लिया तो इसका आंसर आ रहा है 1। अच्छा, 2 जो होगा वो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मुझे अंडर रूट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो लेट मी राइट इट ओवर हियर। अंडर रूट 2 जो है, दिस इज द आंसर ऑफ अंडर रूट 4, यस और नो। ठीक है, अंडर रूट 4 का आंसर जो है वो होगा 2। पहली चीज, आपको मैंने ये कहा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि जिसमें आपको बोला हुआ हो कि एक इरैशनल नंबर बताओ बिटवीन 2 होल नंबर्स, तो उसकी टेक्निक ये है कि आप लोगों ने ये होल नंबर्स को अंडर रूट के अंदर कन्वर्ट कर लेना। अंडर रूट के अंदर हम क्यों कन्वर्ट करें, क्योंकि इरैशनल नंबर्स हमेशा अंडर रूट के अंदर होते हैं, तो हमने इरैशनल नंबर्स, क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट के अंदर होता है, तो हमने वो अंडर रूट के अंदर लेकर आ गए। ठीक है, फिर इसके बाद अब हमें बोला हुआ है कि बिटवीन 1 एंड 2 निकालें। तो बिटवीन 1 एंड 2 का मतलब ये कि बिटवीन इन 2 नंबर्स के बिटवीन कितने इरैशनल नंबर्स आ सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस अंडर रूट 1 और अंडर रूट 4 के बीच में, लेट मी मेक 2 डैश, इन 2 के बीच में कौन से इरैशनल नंबर्स आ सकते हैं। अंडर रूट 1 के बाद क्या आएगा, अंडर रूट 1 के बाद आएगा अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 के बाद आएगा अंडर रूट 3। अब आप देखेंगे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 बिटवीन है अंडर रूट 1 एंड अंडर रूट 4 के, है ना। अंडर रूट 1 के बाद क्या आता है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 के बाद आता है अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 3 के बाद आता है अंडर रूट 4। तो अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3 आर बिटवीन अंडर रूट 1 एंड अंडर रूट 4, so we have actually 2 answers,
we have under root 2 or we can even write under root 3, but you have to give just one answer. या तो आप under root 2 लिख दो या फिर आप under root 3 लिख दो, ठीक है। तो कोई भी एक आंसर आपने लिखना है और वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो नंबर 1 चीज, अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, आपने इन दो होल नंबर्स को पहले तो आपने अंडर रूट के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये जो 1 है वो आंसर है अंडर रूट 1 का, और ये जो 2 है वो आंसर है अंडर रूट 4 का। अब आपने क्या करना है कि अंडर रूट 1 और अंडर रूट 4 के बीच में जितने भी इरैशनल नंबर्स हैं, यू हैव टू पिक दोज एंड देन राइट एनी ऑफ दोज नंबर्स, ठीक है। आप अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं, बोथ वुड बी करेक्ट। इस सवाल में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, कोई चीज जो क्लियर नहीं हुई हो। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या चीज होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना, ठीक है। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन सवाल कैसे आते हैं एग्जाम में? प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम और एचसीएफ, ये तीनों चीजें एग्जामिनर एक ही सवाल में पूछ लेता है, ठीक है। ये तीनों चीजें एक ही सवाल में आती है मिक्स एंड मैच करके। बहुत रेयर ऐसा केस आता है, बहुत रेयर, कि सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन का सवाल पूछा और नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा सवाल का पार्ट ए होता है, फॉलोड बाय एलसीएम एचसीएफ, जो कि पार्ट बी और सी में उसकी टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो जो ज्यादातर 98% सवाल है वो मिक्स एंड मैच करके आते हैं इन तीनों एरियाज में, ठीक है। और आते P1 ही है, ठीक है। ये P1 में ही आपका टेस्ट किया जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन जो होती है वो आप किसी भी नंबर से प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे करते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन से मर्ज कर देते हैं, ठीक है। वो समझते हैं कि हम एलसीएम निकाल लेंगे तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। दैट इज इंटायरली रॉन्ग, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालना, ठीक है ना। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, और हमेशा इसको हम इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। To find the factors, to find the prime factors, to find the prime factors of a given number, of a given number is called prime factorization. और प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा हम इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलवेज रिप्रेजेंट it, always represent your answer in index notation. अच्छा, इंडेक्स नोटेशन क्या होती है? इंडेक्स नोटेशन क्या होती है? इंडेक्स नोटेशन फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका आंसर आ रहा है, सपोज करो 2 into 2 into 3 into 3, अगर आपके पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है, तो आप इंडेक्स नोटेशन में किस तरह से लिखोगे? इंडेक्स नोटेशन में इसको आप किस तरह से लिखोगे? इंडेक्स नोटेशन में इसको आप ऐसे लिखोगे 2 स्क्वायर into 3 क्यूब, ठीक है ना। 2 स्क्वायर into 3 क्यूब, you have to write it like this. प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा इंडेक्स नोटेशन में लिखते हैं, सही है। इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको अच्छे से थॉरोली आना चाहिए। एलसीएम का अगर सवाल आ रहा है, ठीक है ना, अगर कोई सवाल एलसीएम का आ रहा है, सही है, तो आपको कुछ पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एलसीएम के अंदर, जो कि हमेशा वही अप्लाई होते हैं, ठीक है। एलसीएम में 3 पॉइंट्स में से जो नंबर 1 पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एलसीएम के ओवरऑल कितने पॉइंट्स हैं? 3 पॉइंट्स हैं, सही है। 3 पॉइंट्स में से जो नंबर 1 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, for common powers, for for
कॉमन पावर्स चूज द फैक्टर 1। देखिए तो समझ ही नहीं आया आपने क्या लिखा है। अच्छा समझ आएगा, अभी एग्जाम्पल करवाऊंगी, एग्जाम्पल में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इससे टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सारी चीजें आपको समझाऊंगी मैं। तो कॉमन पावर्स, अभी हम सिर्फ नोट्स बना रहे हैं ताकि जब हम इन नोट्स को अप्लाई करें तो आपको सही से चीजें समझ आ जाए। फॉर कॉमन पावर्स चूज द फैक्टर 1। चूज द फैक्टर 1। Number 2, number 2 is for uncommon factor, like for example uncommon factor क्या हो सकता है, जैसे आपको एलसीएम निकालना है दो नंबर्स का, ठीक है, दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है, उसमें से कोई ऐसा नंबर है जो कि दोनों नंबर्स में, ऐसा कोई फैक्टर है जो दोनों नंबर्स में कॉमन नहीं है, तो वो वाला नंबर आप एलसीएम में भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो फॉर अनकॉमन फैक्टर उसको आप भी लिख सकते हो, जस्ट टेक इट 1। फॉर अनकॉमन फैक्टर जस्ट टेक इट 1, जस्ट टेक इट 1। और लास्ट पॉइंट जो एलसीएम का है वो है कि always choose the higher power, always choose the higher power। अच्छा मिस, ये जो आपने एलसीएम के पॉइंट्स लिखवाए हैं इनको थोड़ा सा अप्लाई करके बताइए, ये जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के पॉइंट्स लिखवाए प्लीज इनको भी अप्लाई करके बताइए। तो let's move on to example, but before example I want you guys to first of all copy the notes that are being shown on the screen, और अगर कोई भी सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज पूछो। Prime factorization, LCM, HCF, first example question, write down all the factors of 18। Okay, सबसे पहली बात, write down all the factors of 18। तो पार्ट ए 18 के फैक्टर्स लिख, इसमें क्या ब्लेंडर आता है, बच्चे क्या करते हैं, लिख के आ जाते हैं फैक्टर्स ऑफ 18 में 2, 3, 6, 9, 18। क्या इसका आपको फुल मार्क्स मिलेगा? नो, बिकॉज यू आर स्किपिंग आउट वन ऑफ द फैक्टर्स जो कि सबसे लीस्ट फैक्टर है, दैट इज 1, ठीक है। ये 1 लिखना लाजमी है 18 के ये सारे फैक्टर्स, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 तो हमेशा एक फैक्टर होगा, ठीक है, तो 1 को स्किप नहीं करना। पार्ट बी 392 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मैं दोबारा बता रही हूँ ये एलसीएम नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन और एलसीएम बिल्कुल अलग चीजें हैं, उसको मिक्स नहीं करना, बिल्कुल अलग चीज है। अच्छा, अब पार्ट बी में देखो बोला हुआ है प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 392 के, तो सबसे पहले आपने एक वर्टिकल लाइन बनानी है, you have to make a vertical line and few horizontal lines, ठीक है, few horizontal lines। We are doing prime factorization in part B, prime factorization। प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी तो एलसीएम आएगा, एचसीएफ आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। अब 392 को सबसे पहले तो 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट टेबल, एंड लेट्स सॉल्व दिस। तो 2 1 is 2, 19, 2 8 are 2, 9 is 18, and then 2 6 is 12, then 2 times 9 is 18, 2 8 are, then 2 4 are 9 are, then 7 times 7 times 1, ठीक है। तो ये आपकी हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन। एज आई टोल्ड यू कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा आपने इंडेक्स नोटेशन में देनी होती है, तो इंडेक्स नोटेशन इसका क्या बनेगा, 392 is equals to 2 cube into 7 square, ठीक है, 2 cube into 7 square, वही चीज हमने यहाँ पर, ये आपने कर ली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 392। तो दिस वाज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। आगे आगे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन सबसे पहले मुझे बताइए कि आप लोगों ने क्या ये क्वेश्चन कॉपी किया है, कर लिया कॉपी? ऑल क्लियर, ओके गुड। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2।
जिसके पास बुकलेट है उसका ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा देखो मैंने ऊपर क्या कहा था, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है आपका प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं, और फिर नंबर 2 आपको एचसीएफ या एलसीएम निकालना होता है, सही है, तो दैट्स हाउ इट इज। अच्छा लेकिन एलसीएम वाला सवाल हम पहले करते हैं, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि एलसीएम के जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं, पहले एलसीएम का सवाल करते हैं, पहले एक एलसीएम का सवाल करते हैं, नोट्स जो जो लिखवाए थे वो सारे आपको क्लियर होने चाहिए। सही है, तो सबसे पहले मैं आपको वो बताया हुआ है कि क्वेश्चन 8 पार्ट 1 में दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 30 एंड 36। तो 30 एंड 36 का एलसीएम निकालना है, तो आप लोगों ने 30 और 36 के सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे, बिकॉज प्राइम फैक्टर्स आर नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो पहले 30 और 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, सही है। अच्छा इसके दो तरीके हैं, ठीक है ना, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट अप्रोच फॉलो करते हैं, ठीक है, वो वाली अप्रोच भी सही है। अगर कोई स्टूडेंट साथ साथ कर रहा है 30 और 36 के एलसीएम साथ साथ निकाल रहा है, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट सिंस मुझे आप लोगों को कुछ ऊपर की जो बातें हैं वो भी सही से आपको एक्सप्लेन करनी है, बिकॉज वो आगे काम आएंगी आपको, ये सारी जो नॉलेज मैंने आपको दी है अभी, कि आगे जब आप थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे तो ये वाले पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे, ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन बहुत बार बार काम आएगी। तो इसलिए मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ वो डिफरेंट तरीका बता रही हूँ, जिसमें मैं अलग अलग करके प्राइम फैक्टर्स करके एंड देन फिर मैं उसका एलसीएम निकालूंगी, ठीक है। तो लेट्स डू दिस, 2 से स्टार्ट करते हैं, और 2 के टेबल में 30 would come 15 are, then 3 times 5 and then 5 times 1। तो जो 30 के फैक्टर्स आ गए वो आ गए 2 into 3 into 5 एंड देन 36। तो 36 के जो फैक्टर्स आएंगे, 2 स्टार्ट करते हैं, 2 18 are 36, then 2 times 9, 3 times 3 and then 2 times 1। So the final answer for 36 या प्राइम फैक्टर्स जो आ जाएंगे वो आएंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। ये हमने कर ली है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी हो गई। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद अब हमें करना है एलसीएम, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन डन। नाउ लेट्स फाइंड आउट एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हमेशा हमें एलसीएम में, एलसीएम का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हमेशा हम हायर पावर चूज करते हैं, ठीक है, हायर पावर एज एन कि 2 और 2 स्क्वायर में हायर पावर जो बड़ी पावर है वो है 2 स्क्वायर की, तो हम हमेशा बड़ी पावर वाला नंबर चूज करता है, और यहाँ पर हमारे पास बड़ी पावर वाला नंबर क्या होगा, 2 स्क्वायर, ठीक है। और 3 और 3 स्क्वायर में जो बड़ी पावर वाला नंबर है वो क्या होगा, व्हाट इज द बिगर पावर इन 3 एंड 3 स्क्वायर, कौन सी पावर बड़ी है, 3 ज्यादा बड़ी है या 3 स्क्वायर, डेफिनेटली 3 स्क्वायर, सो आई एम गोइंग टू चूज 3 स्क्वायर, ठीक है। और एलसीएम में जो अनकॉमन फैक्टर होता है, देखो 5 जो है ये अनकॉमन फैक्टर है, ये एक अनकॉमन फैक्टर है, यानी कि इट्स नॉट कॉमन इन 30 एंड 36। तो जो अनकॉमन फैक्टर होते हैं हम उसको भी ले लेते हैं 1, है ना, जैसे मैंने यहाँ पर आपको नोट्स लिखवाए थे ना, उसमें देखो अनकॉमन फैक्टर में जस्ट टेक इट 1 एलसीएम के अंदर, ठीक है। तो हमने हायर पावर वाला पॉइंट कवर कर लिया एंड जस्ट टेक इट 1 वाला पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा अब कॉमन पावर इसके अंदर मैं बताऊंगी, इस सवाल में आगे आएगी, तो वो ये वाला नोट भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमने अनकॉमन फैक्टर को भी चूज कर लिया, तो फाइनल एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 square into 3 square into 5. So 2 square is 4, 3 square is 9, and this is 5. So 30, 4 9 is 36, and 36 times 5 would be 180. So जो LCM आ गया, that is 180. ये बात समझ आई?
ठीक है, अगर मैं आपसे कहती कि एलसीएम निकालना चाहिए, अगर एचसीएफ निकालना होता 30 और 36 का, तो एचसीएफ कैसे निकालते? If I change the question like this and make it find the HCF of 30 and 36, वही चीज आप करते, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते, प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स आ जाते, उसको लिस्ट डाउन करते, लेकिन एचसीएफ के पॉइंट्स अलग है। ठीक है, एचसीएफ के पॉइंट्स अलग है। सबसे पहले आपने 30 के फैक्टर्स लिखे, 30 के फैक्टर्स आपने निकाल लिए 2 × 3 × 5, और 36 के फैक्टर्स आपने निकाले हैं 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर, राइट। अब आपको अगर एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ के लिए आप उल्टे पॉइंट्स करते हैं, यानी सारे, जैसे आपने अगर हायर पावर लिए ऊपर, तो एचसीएफ में यू हैव टू चूज द स्मॉलर पावर। ठीक है, यू हैव टू चूज द स्मॉलर पावर। तो स्मॉलर पावर देख लेते हैं, 2 और 2 square. What is the smaller power? You have to choose the smaller power. Definitely 2 is the smaller power, है ना। तो हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले 2 को चूज किया, सही है। इसके बाद 3 और 3, what is the smaller power? 3 और 3 में स्मॉलर कैसे ले, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। अब क्या करें, स्मॉलर तो ले ही नहीं सकते, इसमें तो कॉमन पावर है ना। देखो, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। तो अब हम क्या करें, अगर कॉमन पावर आएगी तो उसको हम जस्ट टेक इट 1, सही है। अगर कॉमन पावर आ रही है तो जस्ट टेक इट 1 को ले लिया, एक दफा ले लिया। तो यहाँ पर एचसीएफ के क्या पॉइंट्स आ गए? एचसीएफ के अगर मैं पॉइंट की बात करूं, एचसीएफ में नंबर 1 फॉर एचसीएफ, एचसीएफ में क्या चीजों का ख्याल रखना है? एचसीएफ पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, ऑलवेज चूज द हायर पावर। तो इसके अंदर क्या होगा, ऑलवेज चूज द स्मॉलर पावर, सही है। ऑलवेज चूज द स्मॉलर पावर, जैसे हमने यहाँ पे किया, स्मॉलर पावर चूज किया। ठीक है, स्मॉलर पावर हमने इसके अंदर चूज किया था, 2 और 2 स्क्वायर में हमने स्मॉलर पावर चूज किया था, सही है। 3, अब यहाँ पर देखो ये कॉमन पावर है, कॉमन पावर में क्या किया हमने, जस्ट एक दफा लिया। तो हमने कॉमन पावर में, और कॉमन पावर चूज द फैक्टर 1, सेम पॉइंट जो एलसीएम वाला पॉइंट है, इसमें एचसीएफ में भी यही है, कॉमन पावर होगी तो जस्ट चूज द फैक्टर 1, just choose the factor 1. This is point number 2. और अगर कोई अनकॉमन फैक्टर होगा, और अनकॉमन फैक्टर एलसीएम में हम वो इंक्लूड कर रहे थे, है ना, वो इंक्लूड कर रहे थे, लेकिन एचसीएफ में हम उसको इंक्लूड नहीं करते। फॉर अनकॉमन फैक्टर्स, फॉर अनकॉमन फैक्टर, और यू कैन सिंपली राइट इग्नोर द अनकॉमन फैक्टर। एचसीएफ में अनकॉमन फैक्टर हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, इग्नोर द, ignore the uncommon factor। अच्छा, मैं इसका क्या मतलब हो, इग्नोर द अनकॉमन फैक्टर। देखो यहाँ पर हमारे पास अनकॉमन फैक्टर क्या आ रहा था, ये देखो अनकॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, 5, हम 5 को इग्नोर कर देंगे, इग्नोर दिस। एचसीएफ में वो चीज चूज नहीं होगी। तो अगर 30 और 36 के एचसीएफ की अगर हम बात करें तो इट्स गोइंग टू बी 2 multiplied by 3, which is 6. So HCF is equals to 6, and that is your final answer. तो एलसीएम एचसीएफ की पूरी नॉलेज आप लोगों को मैंने बताई, और वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि अब जो हम क्वेश्चन करने लगे ना,
ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ आया तो वो वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं दोबारा एक दफा बता रही हूँ सारे पॉइंट। एलसीएम में हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट एलसीएम के याद रखते हैं, 3 पॉइंट एचसीएफ के याद रखते हैं। एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, हमेशा हायर पावर चूज करनी होती है, नंबर 1। नंबर 2, जो अनकॉमन फैक्टर होता है एलसीएम में हम उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। और नंबर 3 पॉइंट जो था कि अगर ऐसा कोई नंबर हो जिसकी पावर सेम है, यानी नंबर का जो कॉमन फैक्टर है उसकी अगर पावर सेम आ रही है, उसको भी हम एक दफा ले लेंगे। सही है, एलसीएम के ये 3 पॉइंट। एचसीएफ से क्या है, एचसीएफ में हम हमेशा जो लोअर पावर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का जो लॉन्गर फॉर्म है दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमेशा स्मॉलर पावर चूज करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो अनकॉमन फैक्टर है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। नंबर 3 पॉइंट इज दैट एचसीएफ के अंदर आपके पास अगर कॉमन पावर है, फॉर एग्जाम्पल 3 पावर 1 थी, तो हमने उसको एक दफा इंक्लूड किया, ठीक है ना। तो कॉमन पावर वाले नंबर को हम एक दफा इंक्लूड कर लेते हैं अपने आंसर के अंदर, एंड दैट्स हाउ यू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएफ। So I hope this question is clear, and if this question is clear, so then I'll move on to the past paper questions. क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया? अच्छा, अगर आपके पास ये वाला सवाल आया है, written as a product of prime factors, ठीक है, 168 is equals to 2 cube into 3 into 7. You have been given the prime factors. देखो इसमें prime factorization already here you have been given the prime factors directly. And in part A, you have to find out the prime factors of 140. So 140 के prime factors find out कर लेते हैं. 140 के prime factors find out कर लेते हैं. Part A. एक vertical line, कुछ horizontal line, और फिर 140 के prime factors. So 2 times 70, then 2 times 35, then 5 times 7, and then 7 times 1. तो 140 के जो प्राइम फैक्टर्स आ गए, जो इंडेक्स नोटेशन में देने होते हैं, वो होते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। इसके बाद पार्ट बी देखो, पार्ट बी क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, और 168 एंड 140। अब यहाँ पर एचसीएफ निकालना है तो वही वाले पॉइंट जो मैंने बताया वो काम आने लगे हैं। अभी पार्ट बी में आपको बोला हुआ है कि एचसीएफ निकालना है 168 और 140 के। तो 168 के फैक्टर्स हमें ऑलरेडी सवाल में गिवन है, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 7, और 140 के जो फैक्टर्स अभी मैंने यहाँ पर निकाले हैं पार्ट ए में, हम उसको यूज करेंगे। तो 140 के फैक्टर्स हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब देखो एचसीएफ निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए ऑलवेज चूज द लोअर पावर, लोअर पावर। So what is the lower power? 2 cube or 2 square? Come on, tell me quickly. You guys will tell me. What is the smaller power? 2 square or 2 cube? Hurry up, hurry up. बताओ कौन सी smaller power है, 2 square या 2 cube? Come on. Yes, 2 square. आंसर आ रहा है? नहीं, डायरेक्ट नहीं पूछा फलक, जल्दी नहीं, भागना नहीं है, आराम आराम से। स्क्वायर, स्क्वायर, 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर आंसर होगा। अच्छा, आंसर नहीं होगा, सॉरी, इसको हम चूज करेंगे, ठीक है। 2 क्यूब और 2 स्क्वायर में से हमने स्मॉलर पावर चूज करी। अच्छा, 3 और 5, 3 और 5 ये तो अनकॉमन फैक्टर्स हैं, 3 और 5 तो अनकॉमन है। एचसीएफ के अंदर हमने, एचसीएफ के अंदर अनकॉमन फैक्टर्स को इग्नोर करना होता है, ठीक है। तो लेट्स जस्ट इग्नोर दिस 3 एंड 5, ये अनकॉमन फैक्टर्स हैं। अच्छा, 7 और 7 they are the numbers with the common power, power common है, पावर यहाँ भी 1 है, पावर यहाँ भी 1 है। तो numbers with the common power just take it once, just take it once। एक दफा बस इसको सर्कल बना लो ऐसे, तो यहाँ पर आपने एक दफा इसको चूज कर लिया। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, इसका एचसीएफ आ गया 2 स्क्वायर इंटू 7 which is 28। therefore HCF is equals to 28, ठीक है ना। HCF is equals to 28। Let's do part C. Part C. Okay, now this kind of question is a repeated question again.
ठीक है, इसमें दो ही तरह के सवाल एग्जामिनर आपसे टेस्ट करता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं पूछता। या तो वो आपसे स्क्वायर नंबर पूछता है, ठीक है, या तो वो आपसे स्क्वायर नंबर पूछता है। स्क्वायर नंबर होते क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते, परफेक्ट स्क्वायर। या तो नंबर 2 वो आपसे क्यूब नंबर पूछता है। दो चीजें वो पूछता है, पहली बात या तो वो परफेक्ट स्क्वायर पूछेगा या तो वो आपसे क्यूब नंबर पूछेगा, विच इज परफेक्ट क्यूब, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो हम दोनों सवाल करेंगे स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब के। तो पार्ट सी, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that 168n is a square number। अच्छा, अब आप नोट कर रहे हैं कि डिफिकल्टी लेवल जो सवालों का है वो बढ़ता जा रहा है, सही है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर ऑलरेडी बता दिया है। लेट्स सी कि यही आंसर है जो हमें बताया है अरकाश ने। पार्ट सी में 168n is a square number, ठीक है। पार्ट सी 168n, कीवर्ड हाईलाइट करते हैं पहले। तो कीवर्ड इसके क्या क्या होंगे? कीवर्ड है यहाँ पर स्क्वायर नंबर, 168n, ठीक है ना। ये दो कीवर्ड्स हैं जिसमें से आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर्स वैसे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, बट यहाँ पर n जो है इट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव होल नंबर। इंटीजर होल नंबर होते हैं, क्या होल नंबर आना चाहिए आंसर। और 168n है, तो इसका मतलब कि 168 के फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 168? देखो सवाल में गिवन है ना, 168 के फैक्टर्स 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 7। तो सबसे पहले पार्ट सी में हमने क्या करना है कि हमने 168 के फैक्टर्स लिखना है, विच इज 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 7, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, इट्स ऑलरेडी गिवन, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमें क्योंकि स्क्वायर नंबर का सवाल दिया गया है, तो गौर से सुनो। जब स्क्वायर नंबर वाला सवाल होगा ना, जब स्क्वायर नंबर वाला सवाल होगा तो उसमें सारे फैक्टर्स को, 168 के सारे फैक्टर्स को स्क्वायर नंबर बनाना है। स्क्वायर नंबर बनाने के लिए यानी कि हर फैक्टर को परफेक्ट क्यूब बनाना है। अब देखो यहाँ पे ये 2 क्यूब है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, सही है। अब जरा देखो ये जो चीज है 2 क्यूब, अगर मैं 2 क्यूब को ब्रेक डाउन करूं तो आई कैन ब्रेक इट डाउन इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि इसको मैं 2 स्क्वायर और 2 पावर 1 में ब्रेक डाउन कर सकती हूँ, यस और नो? 2 स्क्वायर इंटू 2 पावर 1 में आई कैन ब्रेक इट डाउन ना 2 क्यूब को, ठीक है। ये बात समझ आई सबको कि ये मैंने किस तरह से ब्रेक डाउन किया? ये इंडिसीज का एक लॉ है जिसकी इन डेप्थ स्टडी हम करेंगे जब हम एवरीडे मैथ्स के उसमें आएंगे ना, कंपोनेंट में, तो उसके मेजर एरियाज। लेकिन अभी हम सिर्फ ये समझेंगे कि ये एक इंडिसीज का लॉ है। जब आपके ये, इसको हम कहते हैं बेस, ठीक है ना। जब बेसिस सेम होती है तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, ऐड द पावर्स। तो 2 स्क्वायर इंटू 2 पावर 1 वुड गिव मी द रिजल्ट ऑफ 2 क्यूब, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन कैसे किया ये पहले मुझे बताओ, सबको समझ आया? हाँ, मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाता है, वेरी गुड। अगर सेम बेसिस है और मल्टीप्लिकेशन साइन बीच में है तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह मैंने इसको ब्रेक डाउन करा है। तो मिस आपने ब्रेक डाउन क्यों करा? ब्रेक डाउन इसलिए किया क्योंकि स्क्वायर नंबर के सवाल में सारे फैक्टर्स को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये ऑलरेडी 2 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब ये 2 पावर 1 है, 2 पावर 1 को मुझे चेंज करना है और एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, आप एक ब्रैकेट ऐड करेंगे, और ये है 2 पावर 1 है, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बिकॉज 2 पावर 1 इंटू 2 इज द सेम एज 2 स्क्वायर, राइट। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1। तो हर फैक्टर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। 2 क्यूब में से 2 स्क्वायर ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आई एम गोइंग टू इग्नोर दिस। बच क्या गया 2 पावर 1, यानी इसके अंदर चेंजेस करने, जो चेंजेस करेंगे हम वो यहाँ ब्रैकेट में ऐड करते जाएंगे, सही है। ब्रैकेट में ऐड करना। अब जैसे ये 3 है, अभी इसके ऊपर पावर 1 है, 3 पावर 1 को 3 स्क्वायर बनाना है, तो 3 को आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 3। दिस इज द, आई थिंक दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट टेक्निक। अगर कोई और टेक्निक है आपके पास तो यू कैन डेफिनेटली शेयर इट विद मी, आई वुड लव टू लिसन टू दैट।
बट आई थिंक दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट वन। अगर 7 को 7 स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना, 7 को 7 स्क्वायर बनाने के लिए आई विल मल्टीप्लाई बाय 7। अच्छा, अब जो चीज ब्रैकेट में ऐड करते हैं वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें इसके अंदर आंसर कितना निकालना है, n का, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो n है इसका आंसर हो जाएगा ये चीज जो ब्रैकेट में ऐड की होती है। तो देयरफॉर n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 इंटू 3 इंटू 7। तो ये होगा 6 टाइम्स 7 विच इज 42 एंड दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट सी। अच्छा, मैं एक दफा दोबारा बता रही हूँ, देखो जब भी स्क्वायर नंबर का सवाल आएगा, पहली बात रुको, बिफोर स्क्वायर नंबर दो तरह के सवाल हैं, दो तरह के सवाल मतलब एज इन दो कंपोनेंट्स हैं। इस तरह के सवाल में दो चीजें टेस्ट करता है एग्जामिनर, पहले स्क्वायर नंबर होता है फिर क्यूब नंबर होता है। तो जो स्क्वायर नंबर है दैट इज आपको सारे फैक्टर्स के परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब 2 क्यूब जो है दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो हमने 2 क्यूब को ब्रेक डाउन करा 2 स्क्वायर इंटू 2 पावर 1 में। अब 2 स्क्वायर तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर इज 4 है ना। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हमने इग्नोर कर दिया। बस क्या किया, 2 पावर 1। 2 पावर 1 को अगर मुझे 2 स्क्वायर बनाना है तो मैं 2 पावर 1 को मल्टीप्लाई करूंगी 2 से, है ना, तो वो 2 स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह अगर 3 को मुझे 3 स्क्वायर बनाना है तो आई विल मल्टीप्लाई 3 बाय 3। एंड सिमिलरली अगर 7 को मुझे 7 स्क्वायर बनाना है तो आई मल्टीप्लाई 7 बाय 7 बिकॉज 7 इंटू 7 इज 7 स्क्वायर, है ना। तो जो चीज यहाँ ब्रैकेट में ऐड करेंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह का एक और सवाल करते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगी। देखो इस तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि ये दोबारा से चीज क्लियर हो जाए। एज आई सेड कि एक स्क्वायर नंबर आता है, एक क्यूब नंबर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू। अच्छा, यहाँ पर जैसे आ रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के सच दैट m इंटू के द क्यूब नंबर। देखो पहले हम करेंगे इसका पार्ट ए बी एंड देन दिस। ओके, तो पार्ट ए 198 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 198 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कौन बताएगा इसका आंसर? Will tell the answer of part A. पार्ट ए का आंसर कौन बताएगा प्राइम फैक्टराइजेशन का? One 198. Okay, starting from 2. 2 times 9 is 18, and 2 times 9, then 3 times 11, and oh sorry, 3 times 33, then 3 times 11, and then 11 times 1. So 198 के prime factors आ गए 2 into 3 square into 11. ठीक है, प्राइम फैक्टर्स हमेशा पार्ट ए में टेस्ट किए जाते हैं एंड देन आप एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड सवाल करते हो। तो पार्ट बी, यू हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स एग्जैक्टली इनटू m एंड n। अच्छा, यहाँ पर m के देखो फैक्टर्स दिए हुए और n के फैक्टर्स दिए हुए। पहला ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको कोई वेरिएबल दिया हुआ है और उसके फैक्टर्स दिए हुए हैं ना, कोई वेरिएबल दिया हुआ है और उसके फैक्टर्स दिए हुए हैं। तो अब हमें निकालना है सॉरी लार्जेस्ट नंबर, तो एचसीएफ डेफिनेटली लार्जेस्ट मतलब हाईएस्ट, ठीक है। ये सवाल है एचसीएफ का, लेकिन कितना घुमा फिरा के एग्जामिनर ने सवाल दिया हुआ है। लेकिन अगर किसी को अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है तो वो उसको पिक कर लेगा कि लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड एग्जैक्टली इनटू m एंड n, यानी ऐसा नंबर जो कि m और n के फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर है, that divides exactly into m and n ना। तो डेफिनेटली m और n का common factor. So this question B1 is about HCF. It's about HCF. Part B1 is about HCF. तो HCF के जो नोट्स लिखवाए हैं वही नोट्स यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। पहले आप m के फैक्टर्स लिखो जो सवाल में दिए हुए हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर,
और जो n के सवाल दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7. नाउ फॉर HCF ऑलवेज चूज द लोअर पावर. लोअर पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर? लोअर पावर हमारे पास है 2 स्क्वायर 3. अच्छा, अब 5 स्क्वायर और 7. सॉरी, माय स्क्रीन गॉट स्टक. सॉरी, माय स्क्रीन गॉट स्टक. अच्छा, मैंने m और n के यहाँ पे फैक्टर्स लिस्ट डाउन कर दिए और फिर इसमें से स्मॉलर पावर चूज की. ठीक है, अब मुझे बताओ 5 स्क्वायर और 7 क्या मुझे HCF में इंक्लूड करना चाहिए? दो बच्चे कह रहे हैं ना, यस यस वी शुड इंक्लूड. प्लीज शो मी थम्स अप. Okay, so let's do part 2 of this question. Find the smallest value of k such that mk is a cube number. As I said कि एग्जामिनर आपको दो चीजों में टेस्ट करता है. एक होता है स्क्वायर नंबर जिसका सवाल हम ऊपर से क्या चुके हैं, और ये है दूसरा कंपोनेंट विच इज क्यूब नंबर. तो क्यूब नंबर का जो सवाल है वो अब हम अटेम्प्ट करने लगे हैं. क्वेश्चन नंबर 12 B2. तो B2 में सबसे पहले तो हम कीवर्ड हाईलाइट कर लेते हैं. द कीवर्ड ओवर हियर इज क्यूब नंबर और दूसरा कीवर्ड है एम के. ठीक है, एम के कीवर्ड क्यों है? क्योंकि एम जो है वो बेसिकली हम उसके फैक्टर्स गिवन है और एम के सारे फैक्टर्स को हमें क्यूब नंबर बनाना है, यानी हर फैक्टर को एक परफेक्ट क्यूब बनाना है. ठीक है, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर है. तो 2 स्क्वायर को भी हम क्यूब नंबर बनाएंगे, 3 को हम क्यूब नंबर बनाएंगे एंड देन 5 स्क्वायर को हम क्यूब नंबर बनाएंगे. तो सबसे पहली चीज हमें m के फैक्टर्स लिखना है. लेट्स राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ m. So the factors of m which are given 2 square into 3 into 5 square. Now you have to make a multiplication sign and open a bracket. ब्रैकेट खोलने के बाद अब आप देखें कि 2 स्क्वायर को 2 क्यूब बनाना है. तो परफेक्ट क्यूब है. क्यूब नंबर मतलब परफेक्ट क्यूब. ठीक है, परफेक्ट क्यूब. तो जो परफेक्ट क्यूब है बेसिकली यानी कि हर फैक्टर के ऊपर जो पावर है उसको आपको क्यूब नंबर बनाना है, यानी कि पावर 3 होनी चाहिए. ठीक है ना, क्यूब नंबर मतलब कि हर फैक्टर की जो पावर है, हर फैक्टर की जो पावर है वो होनी चाहिए 3. यहाँ पर 2 स्क्वायर है. 2 स्क्वायर को अगर मुझे 2 क्यूब बनाना है, ठीक है ना, 2 स्क्वायर को अगर 2 क्यूब बनाना है तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. 2 स्क्वायर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 क्यूब बन जाएगा. इसी तरह अब आपके पास यहाँ पर 3 है. 3 को अगर आपको 3 क्यूब बनाना है तो आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 स्क्वायर से in order to make it 3 cube. एंड आफ्टर दिस 5 स्क्वायर को अगर आपको 5 क्यूब बनाना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 क्यूब को 5 से. ठीक है, एंड देन क्लोज द ब्रैकेट. तो 5 स्क्वायर इंटू 5 would give you 5 cube. So whatever you have added in the bracket, जो चीज आपने ब्रैकेट में ऐड की है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. यानी कि इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? k. You have to find out the value of k. So the final answer for k would be k is equals to 2 into 3 square into 5, which is 2 into 9 is 18, and 18 times 5 would be 90. ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई